हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं इकोनॉमी की पहली क्लास, जो कि होने वाला टॉपिक हमारा भारत की राष्ट्रीय आय। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय जो है वो क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो एक निश्चित समय अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल उत्पादन का मूल्य है। दूसरे शब्दों में यह है कि यह किसी विशेष वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का मापन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, कि यह किसी विशेष वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है, और इस प्रकार राष्ट्रीय आय का मापन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का मापन जो है वो किस तरह से होता है। तो यह किसी देश की राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीके होते हैं। वे आय पक्ष, उत्पादन पक्ष और व्यय पक्ष। इस प्रकार हम इन दृष्टिकोण को राष्ट्रीय आय के मापन में निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप नीचे देख लीजिए, इसमें लिखा है राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ कौन-कौन सी है। तो पहला है प्रोडक्ट विधि, फिर इनकम विधि, फिर एक्सपेंडिचर विधि। उत्पादन विधि का मतलब होता है प्रोडक्ट मेथड, फिर इनकम मेथड, फिर उसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए अब देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने से कौन-कौन से जो है क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख कौन होता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख होता है कृषि क्षेत्र। जो कृषि क्षेत्र है वो राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ से ही भारत की राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश है जो बढ़ता जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैसे जैसे जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप होती है, वैसे राष्ट्रीय आय में जो तृतीयक क्षेत्र है, टर्टरी सेक्टर जिसे कहते हैं, उसका जो अंश है वो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में एनएसएस की स्थापना कब हुई थी। तो देश में जो है राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखेंगे कि एनएसएस की स्थापना हुई थी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई। तो सीएसओ की स्थापना हुई थी 1956 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे दोनों को याद रखेंगे। एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई थी, फिर इसके 6 साल बाद हुई थी सीएसओ की स्थापना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय आय क्या है। तो जो राष्ट्रीय आय है वो होता है उत्पादन लागत पर निविल देशीय उत्पादन। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, उत्पादन लागत पर निविल देशीय आय होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है कब। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो सीएसओ है वही जो है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करती है। तो आपने याद रखा कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। तो गोवा की है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय भारत में किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। अगला है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। तो आप इसे वो भी याद रखें कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वो है बिहार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था। तो ये कौन थे, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे। 1867 और 68 के बीच भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये थी, और ये सबसे पहले किसने पता लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया था। अगला है, ड्रेन का सिद्धांत या फिर द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। तो गोविंद रानाडे ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि ड्रेन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो गोविंद रानाडे ने दिया था, द थ्योरी ऑफ ड्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो जो हिंदू वृद्धि दर है वो संबंधित है राष्ट्रीय आय से। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो वो थे दादा भाई नौरोजी ने। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो सबसे पहले किसने किया। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसे हम लोग सीएसओ भी कहते हैं, उसके द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी संगठन कौन सी है। तो हो जाएगी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो जिसे हम लोग सीएसओ भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो सीएसओ करती है, मतलब कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए
निम्न में से कौन सा मापदंड है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति आय है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी भी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड होता है? तो प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में उपाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जीएसडीपी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जीएसडीपी का जो है फुल फॉर्म वो क्या होता है? तो वो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग कहते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप इसे याद रखें कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए सीमाओं के भीतर, मतलब कि अगर गुजरात वाला स्टेट है तो गुजरात के अंदर जितनी भी प्रक्रिया हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, तो उसी के अंदर गुजरात की जो चीज़ें निकलेंगी वो इसके अंदर आएंगी, जीएसडीपी के अंदर आएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखें कि विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो जो मुख्य मापदंड है, तो वो कैसे करता है? तो प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है अनेक प्रकार के देशों की, किसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा अच्छी का कंट्री होगा। तो इस तरह से जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, वो इसी तरह से रैंकिंग देता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय है, इसका मतलब वहाँ के सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं, संपन्न है, तो वो देश अच्छा माना जाता है जीडीपी के अनुसार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उत्पादन लागत जिसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, भारत पर जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कितने विभिन्न उद्यमों को प्रदर्शन का आकलन करता है? तो कितना करता है? तो 8 करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट पे भारत की जीडीपी की गणना करते समय जो सीएसओ है वो कितने विभिन्न उद्योगों को प्रदर्शन करता है? तो ये 8 करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप होता है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? तो आपसे पूछा है कि जीवीए का पूरा रूप जो है, पूरा जो रूप है वो क्या है? तो जीवीए का पूरा रूप होता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो आप इसे याद रखेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो जीवीए का पूरा नाम होता है, और ये क्या करता है? ये उद्योगों या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप करता है। तो आप इसे याद रख लीजिए, इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति के उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर सी राजगोमित्र कहलाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राजगोमित्र जो है वो राज्य की आय जो लोगों के द्वारा बिना कानूनी अधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, मतलब कि कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला होता है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, राइट आंसर है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर होता है निव्वल घरेलू उत्पाद के। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो जीडीपी है, जीडीपी में से अगर हम लोग जो है मूल्यह्रास या फिर डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये क्या है? ये है हमारा एनडीपी। तो आप इसे याद रखें कि जीडीपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा एनडीपी। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को सम्मान महत्व देना चाहिए? तो ये कौन बताता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग जीडीपी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उत्पाद, जिसे हम एनडीपी भी कहते हैं, वो अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एनडीपी के लिए सबसे अच्छी जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो आप इसे याद रखेंगे, इसमें से जीडीपी में से अगर आप डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको एनडीपी मिल जाएगा। तो आप इसे याद रखें कि जीडीपी माइनस मूल्यह्रास बराबर होता है एनडीपी के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में कौन सी चीज़ें शामिल होती है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी अंतिम वस्तुओं की बिक्री। तो आप इसे याद रखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट होता है तो वो हमारा जो है इसमें शामिल होता है। तो आप इसे याद रखें, जैसे कि आप कभी लैपटॉप लेने जाएं मार्केट में तो आप प्रोसेसर का अलग पैसा नहीं देंगे, रैम का अलग पैसा नहीं दे देंगे, हार्डवेयर का अलग पैसा नहीं देंगे, आप एक लैपटॉप का पैसा देंगे जो
एक फाइनल प्रोडक्ट है, तो वही सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। आप इसे याद रखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में कौन-सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो उस रैम का पैसा नहीं लेते, प्रोसेसर का पैसा नहीं लेते। तो सकल घरेलू उत्पाद में कौन-सी चीज़ें शामिल होंगी, वो लैपटॉप शामिल होगा जो आपको अंतिम तौर से मिला हुआ है, तो वही अंतिम वस्तुओं की बिक्री मूल्य हो जाएगी जो कि जीडीपी में शामिल होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं, तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य है, उसको क्या कहलाती है, तो वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है, जीडीपी कहलाती है वो। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान देश की सीमा के भीतर, मतलब कि देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाती है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, इसे भी जीडीपी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी भी देश के उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका जीडीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है, आय विधि, व्यय विधि और जो होती है ऑप्शन नंबर ए मूल्य वर्धित विधि या फिर उत्पादित विधि, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि 3 विधि होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है वो पढ़ाई थी, कि पहली विधि जो आती थी वो प्रोडक्ट विधि आती थी, उत्पाद विधि, फिर आती थी इनकम विधि मतलब इसकी इनकम मेथड, फिर है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 विधियाँ हैं जिससे कि राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो ये तीनों को आप याद रखेंगे, पहला है प्रोडक्ट विधि या फिर प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि, फिर है इनकम मेथड, आय विधि, फिर है व्यय विधि जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो ये 3 विधि आप अपने एग्जाम्स के लिए याद रखें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, औसत आय को डैश भी कहते हैं, तो औसत आय क्या कहलाती है हमारी, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि औसत आय को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रति व्यक्ति आय को डैश भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। तो आप चीज़ों को याद रखें कि प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अर्थव्यवस्था में जीडीपी में अक्षर डी का जो मतलब है वो क्या होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जीडीपी में डी का मतलब होता है वो क्या होता है, तो डी फॉर क्या होता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि डी फॉर होता है डोमेस्टिक। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, तो इसमें डी का जो अर्थ होता है वो होता है डोमेस्टिक। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जीडीपी की गणना में किसे नहीं सम्मिलित किया जाता, जो जीडीपी की गणना होती है वो किसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, तो वो माध्यमिक उत्पाद में इसे शामिल नहीं किया जाता। तो आप इसे याद रखें। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि किसी भी देश की जो घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को ही सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी कहते हैं। तो आप इसे याद रखें कि उत्पादन के अंतर्गत सभी वस्तुओं या सेवाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ अंतिम वस्तु को ही गिना जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी लैपटॉप का एग्जांपल दिया कि उसमें जो उसके पीछे की चीज़ें हैं उसको नहीं किया जाता, जो वो लैपटॉप खरीदेगा, जिस व्यक्ति के पास वो लैपटॉप जाएगा उसका जो लास्ट पेमेंट करेगा वही वो जीडीपी में शामिल होगा। तो इस तरह से जीडीपी की गणना की जाती है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है निजी खपत, सकल निवेश, सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च और निर्यात माइनस आयात। तो इन चीज़ों को इससे माइनस कर देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि जीडीपी एक प्रॉपर तरीके से निकाला जाता है।
और फिलहाल आप सिर्फ इतना क्वेश्चन में याद रखें कि जीडीपी की गणना किसमें सम्मिलित नहीं की जाती, जो माध्यमिक उत्पाद होती है, जो मेडिटरी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें वो रैम ला के लगाया गया, वो सीपीयू का प्रोसेसर लगाया गया, तो उसकी गणना उस लैपटॉप में नहीं की जाती, उसको लास्ट में ऐड कर लिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो भारत में सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा है, तो आप इसे याद रखेंगे कि किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र की है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो मूल्यह्रास क्या है? कि ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत वस्तुओं की एक टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता होती है। अगला क्वेश्चन आता है, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो देश के सभी निवासियों की आय कहलाती है कुल आय, तो आप इसे याद रखेंगे कि देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है, तो कुल आय कहलाती है। अगला है, जीएनपी का क्या अर्थ होता है? तो आपसे पूछा गया है जीएनपी क्या होती है, तो जीएनपी होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे कि जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं जीएनपी कैसे निकाली जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, और ये एक्स माइनस एम क्या होता है, तो एक्स माइनस एम हम देखेंगे कि एक्स क्या होती है, देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय, और एम क्या होती है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। तो इसमें से एक्स माइनस एम मतलब कि देशवासियों की आय में से जो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो रही है वो माइनस कर देते हैं, तो वो माइनस करने के बाद उसे जीडीपी में जोड़ देते हैं, तो वही जीएनपी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होती है? जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशी से प्राप्त निविल कारक आय होती है, तो आप इसे याद रखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद होती है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशी से प्राप्त निवल कारक आय। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, तो आप इसे याद रखेंगे कि कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि सी बराबर खपत, आई बराबर निवेश और जी बराबर है सरकारी व्यय, तो एक्स और आई एम आयात, तो जीडीपी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जी प्लस सी प्लस आई, और फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो आपकी जीडीपी निकल के आ जाएगी। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि इंपोर्ट मतलब विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय होती है, और फिर एक्सपोर्ट मतलब देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय होती है। तो आप देशवासियों के आय में से विदेशियों के आय को माइनस करेंगे और सभी चीज़ों को जोड़ देंगे, तो वो आ जाएगी हमारी जीडीपी आ जाएगी। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है एक प्रॉपर तरीके से जीडीपी निकालने की। तो आप खपत, निवेश, सरकारी व्यय इन सबको जोड़ेंगे और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देंगे, तो ये चीज़ें जीडीपी निकाल कर दे देंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशियों से प्राप्त निवेश कारक आय क्या कहलाती है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशियों से प्राप्त निवेश कारक आय क्या कहलाती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निविल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस उत्पाद, ये क्या होता है? तो आप इसे याद रखें, ये राष्ट्रीय आय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निविल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस निविल अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए, कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय। तो आप इसे याद रखेंगे कि निविल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस से निविल अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आर्थिक विकास का प्रचलन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय जो होती है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने इसे याद रख लिया कि आर्थिक विकास का प्रचलन निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है। प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर है कुल आय, उसको डिवाइड करते हैं कुल जनसंख्या के, तो आपसे याद रखेंगे कि कुल आय जो है वो उसको डिवाइड किया जाता है वहाँ की कुल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में एक किसका अधिकतम योगदान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सेवा का एक अधिकतम योगदान होता है राष्ट्रीय आय में। जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का जो है वो योगदान अधिकतम होता है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? तो ये किसका मापन किया जा सकता है? देश का आर्थिक विकास का मापन जो है वो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? सीएसओ करती है, जिसे हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय में
आकलन की पद्धति नहीं है। जो राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति नहीं है वो कौन सी है? तो वो मृतका प्रणाली है, जो कि राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं मानी जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? मशीनरी मूल्य की जो ये हानि होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो मशीनरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन का योग देता है। तो ये किस में देता है? ऑप्शन नंबर डी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में देता है। ये सभी सेक्टर जो है वो जीडीपी को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस की गणना नहीं की जाती? तो किसकी गणना नहीं की जाती? गृहिणी की सेवाओं की गणना जो है वो नहीं की जाती। तो आप इसे याद रखें कि राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय गृहिणी जो कि घरों में काम करते हैं, तो उनकी जो गृहिणी की सेवाएं होती हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। अगला है, इनमें से कौन सा देश की वित्तीय व्यवस्था का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए जीडीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, इनमें से कौन से देश की वित्तीय व्यवस्था का सूचक है? तो वो जीडीपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो कौन थे? तो वी राव थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि वी राव जो थे उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो आप चाहे इनका नाम याद रख सकते हैं, जो कि है प्रमुख अर्थशास्त्री विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। और फिर इनके बाद जो थे वो हैं जगदीश एन भागवती, एक भारतीय अर्थशास्त्री है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुसंधान के लिए जो है 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो आप ये भी याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्री जगदीश एन भागवती को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो सन 2000 में इन्हें किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय होता है? तो ये होता है पुनर्वक्रीय या फिर अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो मध्यवर्ती वस्तुओं से रिलेटेड होती हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तुओं का क्या आशय होता है? तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों में बेची जाने वाली वस्तुएं होती हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें आपने देखा कि मध्यवर्ती वस्तु चीज़ें क्या होती हैं, जिसे हम लोग नीचे आप देख सकते हैं, इसे इंटरमीडिएट गुड्स या फिर मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसे उत्पाद हैं जिनका उपयोग जो है वो अंतिम वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्ट लगे होते हैं, उन्हीं पार्ट से मिलकर वो चीज़ बनी होती है, तो वो क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स होती है, उससे एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसी से आप इससे याद रख लीजिए कि वस्तु के उत्पादन के लिए बेची जाने वाली वस्तुएं जो है वो होती हैं। जैसे कि मीडिएटर गुड्स किसी ने बेचा, फिर वो जिस व्यक्ति के पास जाएगा वो उसका उस पूरे फाइनल प्रोडक्ट में उसको सामान के तौर पे बनाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं ताकि आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प हो सकेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।